हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग सेशन 3 एंड मोस्ट प्रोबेबली इफ द टाइम परमिट्स दिस विल बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर जो हम लोग कर रहे हैं मार्केटिंग मिक्स, राइट। सो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है, आप देख सकते हैं आज हम लोग अपने तीसरे एलिमेंट में आ गए हैं और वो थर्ड P. If you remember, the marketing system comprises of 4 basic elements, and all those 4 basic elements, the term started with the letter alphabet P, and the third one is place. As you can see here, the place. So इससे पहले कि हम लोग इस चैनल पे हम लोग इस टॉपिक पे जाए, प्लेस पे जाए, पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे कि इस थर्ड एलिमेंट का पहले दो जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है उसके साथ क्या उसका कनेक्शन है। सो बच्चों, when we talk about marketing is all about is a process which is consumer centric. कंज्यूमर के इर्द गिर्द घूम रहा है, कंज्यूमर के वांट, उसके प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई, बेसिकली कंज्यूमर को खुश करने के लिए, कंज्यूमर को खुश रखने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग जो भी करते हैं वो सब मार्केटिंग के अंदर में आ जाता है, राइट। अब हम लोग ने सबसे पहला बेसिक एलिमेंट जो स्टार्ट किया कि जब हम लोग मार्केटिंग सिस्टम, जब एक कंपनी डिजाइन करती है तो सिस्टम में सबसे पहले कंपनी प्रायोरिटी देती है प्रोडक्ट को, बिकॉज दिस इज व्हाट यू गेट, यू गो टू द कस्टमर्स, राइट। इसी के साथ हम अपने कंज्यूमर के पास जाते हैं। व्हाट डू वी हैव टू ऑफर टू द कंज्यूमर? वी हैव द प्रोडक्ट्स टू बी ऑफर टू द कंज्यूमर। सो हमारा सबसे पहला ध्यान होना चाहिए, हमारा सबसे पहला ध्यान और अटेंशन होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट पे होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट किस रेंज का होगा, क्या फीचर्स क्या होगी, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, डिफरेंट स्टेजेस में प्रोडक्ट के जो लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस में क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ये सब हम लोगों ने प्रोडक्ट में देखा। प्रोडक्ट बनने के बाद अब दूसरा क्वेश्चन आया कि इसका प्राइसिंग कैसे किया जाए, बिकॉज इसका प्राइस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक प्रोडक्ट का सही दाम लगाना बहुत ही जरूरी होता है। आप उसको जरूरत से ज्यादा या उससे कम आप नहीं लगा सकते। सो यू हैव टू सी देयर आर मेनी फैक्टर्स जिसे ध्यान में रखते हुए हम लोग एक प्रोडक्ट का प्राइस तय करते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं। क्लियर है? अब जब प्रोडक्ट हो चुका है, प्राइस हो चुका है, राइट, प्रोडक्ट के बारे हमने डिसीजन ले लिया है, प्राइस के बारे हमने डिसीजन ले लिया है, अब हमें यह देखना है कि हम अपने प्रोडक्ट को इस प्राइस में किस तरह से हम अपने कंज्यूमर तक उसे पहुंचाएं। सो देयरफॉर आज हम लोग देखेंगे कि एक प्रोडक्ट किस रास्ता से, किस पाथ, when I'm saying रास्ता, when I'm saying path, you do not please do not misunderstand me. I'm not talking about the highway or bypass, वो रास्ता की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जो प्रोसेस, किस पाथ से वो जा रहा है, what is the route that the product is taking to reach consumer. When I say route, मतलब कितने लोगों के हाथ से गुजरते हुए जाएगा, कितने मिडिलमैन के हाथ से गुजरते हुए जाएगा, राइट। क्या मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में और कितने सारे लोग होंगे जिसके हाथों से ये गुड्स ट्रैवल करके अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास जाएगा। I'm talking about that route, and that route is called the channel. So distribution channel is the next important element, right? Place, इसलिए मैंने यहाँ पे हम लोग रखे हैं 4 P's में थर्ड P है place, कि गुड्स का प्रोडक्शन करने का प्लेस और होता है और कंजम्पशन का प्लेस और होता है, राइट। पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन इज different and point of consumption is different. So how the goods will be distributed from the point of production to the ultimate point of consumption, वहां तक गुड्स को कैसे पहुंचाया जाएगा, जो रूट तय किया जाएगा, जो पाथ तय किया जाएगा, जिस रूट या जिस पाथ होते हुए गुड्स हमारा मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास तक पहुंचता है, उस पाथ को बच्चों हम लोग चैनल बोलते हैं। उस पाथ को हम लोग चैनल या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल, आपको अपना प्रिंसिपल तक पहुंचना है स्कूल में, आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना है, बट एक रूट डिसाइड किया गया है, एक पाथ डिसाइड किया गया है कि पहले आप अपने टीचर के पास जाएंगे, फिर आपके टीचर आपको कोऑर्डिनेटर के पास लेकर जाएगा, फिर आपका कोऑर्डिनेटर आपको प्रिंसिपल के पास लेकर जाएगा। सो दिस इज द पाथ दैट हैज बीन डिसाइडेड इन द स्कूल, दैट इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू मीट अ प्रिंसिपल इन द स्कूल, दैट through what channel that student has to go through. So when I say through what channel, I mean through what path that student has to go through. And what is the path बच्चों यहाँ पे? The path is very simple. First you go to the teacher, then the teacher takes it to the coordinator, then the coordinator takes it to the principal.
दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट? दिस इज व्हाट द पाथ। सो सिमिलरली उसी तरह से हमारा जो गुड्स है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसे हम कैसे अपने कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, किस पाथ से, किस चैनल के थ्रू लेकर जाएंगे, आज हम लोग वो डिसाइड करने वाले हैं। सो सबसे पहला पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड दैट इज मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। मतलब दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता, चैनल सबसे छोटा है ये, राइट? क्योंकि यहां पे गुड्स डायरेक्टली प्रोड्यूसर से होकर कंज्यूमर तक जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम एक तो दिखा देते हैं, से फॉर एग्जाम्पल है डोर टू डोर सेलिंग, राइट? डोर टू डोर सेलिंग जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं, राइट? ये सब तरीका देख रहे हैं कि किस तरीका से डायरेक्टली गुड्स मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। और पहला डोर टू डोर सेलिंग, ये बहुत ही कॉमन चीज है, ये इंडिया में, हमारे जैसे देश में ये बहुत ही कॉमन है, और हम लोगों ने ये सब देखा है। हम लोगों ने सब अपने अपने घरों में सेल्समैन को देखा है, हम लोगों ने सब देखा हमारे घर में कैसे सेल्समैन आते हैं और प्रोडक्ट लेकर के आते हैं और हमें बेचने की कोशिश करते हैं, हमें वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेचने की कोशिश करते हैं। सो डोर टू डोर सेलिंग इज बेसिकली, यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अपने ही सेल्समैन के थ्रू, अपने एजेंट्स के थ्रू डायरेक्टली कंज्यूमर के घर में, राइट, घर तक पहुंचाती है। यहाँ कोई मिडलमैन नहीं होता है। कंपनी के ही बंदे क्या करते हैं, कंपनी के सेल्समैन क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लेकर के डोर टू डोर, घर घर जाते हैं और प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं कंज्यूमर्स को, हमें, राइट? ये हम लोग ने अपने लाइफ में देखा है, राइट? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डोर टू डोर सेलिंग, वेयर द सेल्समैन कम्स विद द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी एंड देन वो हमको समझाते हैं कि सर देखिए ये अभी नया प्रोडक्ट आया है, मार्केट में इसका भी ये दाम है, लेकिन अभी आप हमसे लीजिएगा, डायरेक्ट कंपनी अभी ऑफर दे रही है। होता है साबुन का, फिनाइल का, या कोई डिश वॉशेस का, क्लीन, ये सब बहुत सारे चीज का आप देखोगे आपके घरों में डायरेक्टली सेल्समैन आता है। नेक्स्ट है बच्चों रिटेल आउटलेट्स। यहां पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर खुद अपना प्रोडक्ट बनाता है और अपना रिटेल शोरूम खोलता है, खुद अपनी दुकान खोलता है और अपनी दुकान में सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट्स को बेचता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बाटा। ये नाम बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, आज भी देख रहे हैं, राइट? बचपन से हम लोग ये नाम सुनते हैं बच्चों, बाटा, बाटा फुटवेयर्स, राइट? बाटा खुद से अपना प्रोडक्ट्स को बनाता है, बाटा खुद से मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को और अपना ही शोरूम खोलता है, अपना ही रिटेल आउटलेट खोलता है, राइट? अपने खुद से रिटेल आउटलेट खोल करके अपने कंज्यूमर को बेचता है वो सामान। सो यहां पे डायरेक्ट रिलेशन है। बाटा अपने जूते को, अपने प्रोडक्ट्स को किसी और को नहीं देता है बेचने के लिए। देयर इज नो मिडिल मैन इन्वॉल्व हियर। कंपनी और कंज्यूमर के बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। ये जो शोरूम जो आप जाते हैं बाटा का, ये कंपनी ओन्ड शोरूम है, ये बाटा कंपनी की खुद की शोरूम है बच्चों। वो खुद अपने शोरूम्स खोलते हैं और अपने शूज को खुद से बेचते हैं, राइट? नेक्स्ट है कैटलॉग सेलिंग। ये किस तरह का सेलिंग है कैटलॉग सेलिंग? यहां पे हम बताते हैं कि कैटलॉग सेलिंग में, राइट, कैटलॉग सेलिंग में ये आपके सामने मेरा एक कैटलॉग, राइट? कैटलॉग सेलिंग में क्या होता है कि आप शोरूम जाते हैं, राइट? वहां पे आपको एक कैटलॉग दिखाया जाता है, जैसे कि आप मेरे सामने में देख सकते हैं कैटलॉग है, यू कैन सी जस्ट हियर ऑन द स्क्रीन, एक कैटलॉग है। कैटलॉग में क्या होता है, इट्स अ बेसिकली अ ब्रोशियर काइंड, जहां पे प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया रहता है, राइट? और सैंपल के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैंपल, उस शोरूम में आपको एक और दो सैंपल आपको मिल सकता है ताकि आप देख सकते हैं फिजिकली वो कैसा है। बट ज्यादातर आपको सारा डिसीजन, खरीदने का डिसीजन आपको कैटलॉग देख के करना पड़ेगा। सो कंपनी की कैटलॉग है, उस कैटलॉग में कंपनी की पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स डिस्प्ले है। आप प्रोडक्ट्स देखिए, आप उसका साइज, शेप, प्राइसेस जो देखना है देखिए, और उसे कैटलॉग को ही देख करके आप क्या करते हैं, कैटलॉग को ही देख करके बच्चों आप क्या करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं कि आपको ये खरीदना है कि नहीं खरीदना। कैटलॉग देखने के बाद आपको जो प्रोडक्ट समझ में आया, अच्छा लगा, आप उसे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिर शोरूम वाला क्या करता है, उसी ऑर्डर को वो कंपनी का वेयर हाउस में प्लेस कर देता है, क्योंकि सारा माल कंपनी के गोडाउन में है,
बड़ा गोडाउन को हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं, वेयर हाउस में पड़ा। फिर वेयर हाउस से गुड्स क्या होता है बच्चों, डिस्पैच होकर के आपके पास आ जाता है, या तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा या तो शोरूम में आएगा और आपको वापस शोरूम या शॉप में आकर के उसे ले लेना है। सो यहां पर भी कंपनी कोई बिचौलिया मिडिलमैन नहीं रख रहा है। कंपनी एक सिंपल ऑफर सिंपल प्रोसेस रखा है कि बेटा मेरा कैटलॉग है मेरे, और वो शॉप वो दुकान क्या है बच्चों, ये सिंपल सा चीज है, वो कंपनी का ही शॉप होता है या कंपनी ने फ्रेंचाइजी दे की रखी है, मैंने कंपनी ने अपना ही रिटेल आउटलेट खोला है, राइट। सो देखो देफोर बेसिकली वो क्या कर रहा है कि कंपनी क्या कर रही, किसी मिडिल मैन को यहाँ पे नहीं रख रही है, राइट। वो कैटलॉग जो है वो कैटलॉग ही सेल्समैन है, वो कैटलॉग है वही, वो कैटलॉग ही वो सेल्समैन का काम कर रहा है, राइट। सो कैटलॉग में सारे प्रोडक्ट के फीचर्स है, आप कैटलॉग देखिए और कैटलॉग देख करके आप ऑर्डर कर दीजिए, राइट। उसके बाद आता है टेली मार्केटिंग। सो टेली मार्केटिंग जैसे आपने अभी देखा यहाँ पे एक पिक्चर में, क्या है टेली मार्केटिंग बच्चों, यहाँ पे आप लोग अपने घरों में देखते होंगे नापतोल बाजार का ऐड आता है, इंडिया मार्ट का ऐड आता है। अगर आप लोग अपने DTH चैनल्स में देखते होंगे, एक चैनल स्पेशली डेडिकेटेड है जहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में ऐड किए जाते हैं, नापतोल बाजार। सो यहाँ पे क्या होता है, नापतोल बाजार में जितने भी आपको सामान मिलता है, क्या होता है कि कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करता है, वो टीवी में उसका डिस्प्ले कर रहा है, टेलीविजन में उसकी ऐड चल रही है, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है, और अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो नीचे में एक टेलीफोन नंबर दिया रहता है और आप उस टेलीफोन नंबर को देख करके आप डायल करते हैं, राइट। जब आप डायल करते हैं बच्चों तो उनके जो कॉल सेंटर्स है, उनके जो ऑपरेटर्स है, टेलीफोन ऑपरेटर्स जो है, जो टेली कॉलर्स है, उनके पास ये कॉल जाता है और उसके बाद ये उन आपके कॉल को रिसीव करते हैं और फिर ये आपसे बात करते हैं, आपको समझाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और देयरफॉर आप टेलीफोन के जरिए अपने ऑर्डर को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। सो दो चीज यहाँ पे एक इन्वॉल्व होता है, एक होता है टेलीविजन, राइट, और एक होता है टेलीफोन। दो चीज इन्वॉल्व है यहाँ पे, राइट। टेलीविजन में आप ऐड देख रहे हैं और टेलीविजन में ऐड देख करके बच्चों आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं टेलीफोन से। सो देयरफॉर ये जो आप टेलीफोन करते किसको करते, ये डायरेक्ट, ये सब कंपनी के ही बंदे हैं, ये सब कंपनी के ही सेल्स पर्सन है, ये सब कंपनी के एम्प्लॉइज है, राइट। सो आपका कॉल डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है और कंपनी फिर आपके ऑर्डर को कंफर्म करती है और आपसे फिर जो भी बात होगा, कैश ऑन डिलीवरी हो या ऑनलाइन पेमेंट हो, जैसा आपका टर्म्स हो उस हिसाब से फिर आपके एड्रेस को कंफर्म करके कंपनी क्या करती है, आपको घर तक आपका सामान आपको कुरियर के द्वारा आपको पहुंच जाता है। सो ये हुआ टेली मार्केटिंग। सो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, आपको नापतोल बाजार अगर आप टीवी में आप देखोगे बहुत सारे ऐड ऐसे चलते हैं, एक चैनल में डेडिकेटली बच्चों वो ऐड चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, वो डेडिकेटली वो ऐड चलते जा रहा है, और उस चैनल में आप देखोगे और कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स के, ऐसे कंपनीज के ऐड चलते रहते हैं। सो ये सब जो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें सब में एक चीज कॉमन था कि प्रोड्यूसर और सेलर, कंज्यूमर के बीच में, सेलर और बायर के बीच में कोई मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है। और लास्ट है बच्चों ऑनलाइन मार्केटिंग, वेरी सिंपल, हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट, और हम अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं अपने दुकान से, लेकिन वो जो मेरा दुकान है बच्चों, ये वर्चुअल दुकान है। जैसे मैंने आपको कहा कि बाटा यहाँ पे अपना खुद का दुकान खोल रहा है, ये जो दुकान बाटा खोलता है ये वर्चुअल नहीं है, फिजिकली आप देख सकते हैं, ये रियल शोरूम है। बट ऑनलाइन मार्केटिंग में बच्चों मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी अपनी वर्चुअल दुकान खोलती है और वो वर्चुअल दुकान उनका क्या होता है, वेबसाइट होता है। ये वेबसाइट है, जैसे अमेजोन, बहुत सारे कंपनी क्या होते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन में लिस्ट कर देते हैं। खैर वो तो फिर भी एक इसमें मीडियम आ जा रहा है, बट ऐसे कई सारे कंपनी है जो खुद का अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और अपना प्रोडक्ट को खुद का अपने ही एक वेबसाइट बनाते हैं और अपने वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। उसी तरह वो कंपनी अपना वेबसाइट बना करके और अपने वेबसाइट के थ्रू क्या कर सकता है, वो सामान को बेचता है। सो हम लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पर भी जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो छोटा है, डायरेक्ट लिंक है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। सो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना रहा है, अपना प्रोडक्ट को अपने ही वेबसाइट में डिस्प्ले कर रहा है, और अगर आपको उसके प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उसके वेबसाइट में जाइए और वेबसाइट से डायरेक्टली कंज्यूम कंपनी से माल खरीद लीजिए। सो यहाँ पे कंपनी और मैन्युफैक्चरर के, कंपनी और सेलर के बीच में, सॉरी बायर के बीच में, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में कोई भी मिडिलमैन नहीं है,
कोई मिडिल मैन नहीं है। और कंपनी को यहाँ पे इनफैक्ट कोई बड़ा बड़ा शोरूम खोलने की भी जरूरत नहीं है, वेबसाइट है, अपना वेबसाइट खोलो और वेबसाइट के थ्रू जितना माल बेच सकते हो बेचो। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग। अब हम लोग यहाँ पे एक मिडिल मैन इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम आपको देंगे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देंगे बिग बाजार। ये हमारा शायद ही कोई शहर होगा जिसमें बिग बाजार ना हो, राइट। बिग बाजार, ये नाम बहुत ही कॉमन नाम है बच्चों, बिग बाजार। क्या होता है बिग बाजार में? देखिए, बिग बाजार एक रिटेलर है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा रिटेलर है, राइट। ये खुद बल्क में सामान खरीदता है, क्योंकि इनका स्टोर ह्यूज है, ह्यूज स्टॉक मेंटेन करता है। और एक दो आउटलेट्स नहीं, इनके कितने सारे आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, राइट। बिग बाजार एक चीज वर्ल्ड में हमको नहीं पता कितना है, इंडिया में तो काफी सारा है। बिग बाजार वर्ल्ड में है भी कि नहीं, आई डोंट नो आउटसाइड इंडिया, बट इन इंडिया वी ऑल नो दैट बिग बाजार इज अ बिग ब्रांड। नाउ आपके जो घर के पास, आपके जो पाड़ा में, आपके जो लोकेलिटी में जो रिटेलर्स है, क्या वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद सकते हैं? आंसर है नो, क्योंकि बच्चा वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में डील करते हैं, राइट। सो देयरफॉर मैन्युफैक्चरर उनको एंटरटेन नहीं करता। बिग बाजार रिटेलर है जो हमें माल खुदरा में बेचता है, लूज क्वांटिटी में हमें माल बेचता है। आपको बिग बाजार में अगर एक यूनिट भी चाहिए तो आपको एक यूनिट भी मिलेगा, एक कमोडिटी चाहिए तो एक कमोडिटी मिलेगा, 1 यूनिट भी मिलेगा, और आपको 100 चाहिए तो 100 भी मिलेगा। आपको रिटेल में भी मिलेगा, आपको थोक में भी मिलेगा, बल्क में भी मिलेगा, आपको लार्ज क्वांटिटी में भी मिलेगा, लूज क्वांटिटी में भी मिलेगा। बिग बाजार में ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम इतना क्वांटिटी लेना पड़ेगा, वो प्रॉपर रिटेल का दुकान है, रिटेल शॉप है। लेकिन बिग बाजार इतना बड़ा रिटेलर है कि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेस कर लेता है। हमारे जो पाड़ा में, हमारे जो मोहल्ले में, हमारे जो लोकेलिटी में जो रिटेलर्स जो छोटे छोटे दुकान देखते हैं, वो होलसेलर से परचेस करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बड़ा माल, बड़ा लॉट में माल उठाए, बल्क में माल उठाए मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि मैन्युफैक्चरर उसी को डील करेगा, उसी को एंटरटेन करेगा जो उससे लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदता हो या खरीदेगा। सो देयरफॉर बिग बाजार एक इतना बड़ा रिटेलर है कि वो डायरेक्टली, क्योंकि जब वो खरीदता है तो वो बहुत ही बल्क में खरीदता है और वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। सो देयरफॉर मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक ही मिडिल मैन आ रहा है और वो है बिग बाजार। यहां पे फॉर एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, क्लियर है। सो मैन्युफैक्चरर से गुड्स गया रिटेलर के पास और रिटेलर से गया बच्चों कंज्यूमर के पास। इससे बेनिफिट क्या होता है कि प्राइस कंट्रोल में रहती है, प्राइस इन्फ्लेट नहीं होता है। क्योंकि देखो सिंपल से चीज है, जितना प्रोडक्ट जितने स्टेजेस से जाएगा, जितने मिडिल मैन के थ्रू जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि सब कोई अपने अपने प्रॉफिट्स रखेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन सबके प्रोडक्ट में रखेगा। सो आपको समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, राइट। सो बिग बाजार का मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। So directly from the manufacturer to retailer and then from the retailer to the consumer. This is the second channel of distribution और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया बिग बाजार। नेक्स्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग जनरली आमतौर पे ये देखते हैं, मैन्युफैक्चरर से गुड्स जाएगा होलसेलर में, क्योंकि ये होते हैं होलसेलर जो बल्क में सामान खरीदते हैं, राइट। बल्क में सामान खरीदते हैं और रिटेलर को लूज में बेचते हैं, और फिर रिटेलर इसको अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास बेचता है। सो देयरफॉर आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में दो मिडिलमैन आ रहा है, एक होलसेलर और एक रिटेलर। सो बच्चों जनरली इंडिया में जितने सारे ट्रेड होते हैं, ज्यादातर ट्रेड इसी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, ज्यादातर गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसी चैनल से होता है, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड देन फ्रॉम रिटेलर टू कंज्यूमर। ये नॉर्मल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो यहां पे दो कोई आ गए बीच में। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर टू एजेंट, एजेंट टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। सो यहां पे यू विल नॉट फाइंड एनी होलसेलर। सो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर अपने प्लेस में एक एजेंट को रखता है, हर शहर में जिस भी जगह में
वो अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है, तो वहां पे अपना वो एजेंट अपॉइंट करता है. एजेंट इज बेसिकली इट्स एन इंडिविजुअल हु एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. ही इज द प्रिंसिपल, द कंपनी. प्रिंसिपल मतलब ये मेन है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एजेंट. सो देयरफॉर कंपनी अपना सामान अपने एजेंट के पास भेजेगी और किसी के पास नहीं भेजेगी. सो देयरफॉर आसनसोल शहर है, राइट. सो कंपनी क्या कर रही है, आसनसोल में उसका एक एजेंट है, तो कंपनी क्या करती है, अपना सारा सामान उस अपने एजेंट को भेजती है जो उसके आसनसोल में है, और उसका एजेंट फिर आसनसोल में उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है थ्रू रिटेलर्स. सो देयरफॉर रिटेलर्स को कहां जाना है, किसके पास जाना है, एजेंट के पास जाना है, उस कंपनी के एजेंट के पास जाना है. से फॉर एग्जांपल पेप्सी, हम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं. सो पेप्सी क्या करती है, पेप्सी डायरेक्टली कंपनी जो है वो गुड्स प्रोडक्ट बना करके आसनसोल में उसका जो एजेंट है उसके पास भेजेगा डायरेक्टली. फॉर एग्जांपल के तौर पर दे रहा है. सो वो कोई होलसेलर या और किसी को लोगों को नहीं दे रहा, वो डायरेक्ट अपने एजेंट के पास भेज रहा है. सो पेप्सी के बिहाफ में एक इंडिविजुअल ऑलरेडी आसनसोल शहर में है जो काम कर रहा है. सो कैलकाटा या दिल्ली या बॉम्बे, कोई भी शहर आप ले लो. सो पेप्सी के सारे सामान, सारे प्रोडक्ट्स उसके एजेंट के पास आएंगे. अब उसका एजेंट क्या करता है, आसनसोल में सारे रिटेलर्स के साथ नेटवर्क बना करके रखा हुआ है. अब उसका एजेंट क्या करेगा, वो सारे रिटेलर्स को पकड़ेगा, रिटेलर्स को माल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बेचेगा, और फिर रिटेलर्स कंज्यूमर को बेचेंगे. सो दिस इज मैन्युफैक्चर एजेंट रिटेलर. सो यहाँ पे सिंपल सा चीज है, होलसेलर नहीं आकर के यहाँ पे कंपनी का खुद रिटेलर है. होलसेलर इज नॉट अ, ऑलवेज रिमेंबर, होलसेलर इज नॉट अ एजेंट, राइट. होलसेलर एक कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा है. एक होलसेलर बहुत सारा कंपनी का माल खरीदता है, बहुत सारे कंपनी का माल होलसेल में खरीदता है वो. लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एजेंट, तो वो उसी कंपनी का एजेंट है. क्लियर है. नेक्स्ट, अब ये चैनल थोड़ा सा लंबा हो गया. मैन्युफैक्चरर से एजेंट होगा, एजेंट से होलसेलर होगा, होलसेलर से रिटेलर होगा, रिटेलर से कंज्यूमर होगा. सो देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर. सो यहाँ पे हम लोग उस डिस्ट्रीब्यूटर को एजेंट समझ रहे हैं. फिर एजेंट से आएगा होलसेलर के पास, राइट. फिर होलसेलर के पास आएगा रिटेलर के पास, और फिर रिटेलर से आएगा कंज्यूमर के पास. सो अगर हम लोग इसको यहाँ पे रिटेलर पकड़ ले, राइट, इसे हम लोग होलसेलर पकड़ ले, और ये हो गया हमारा एजेंट. सो लंबा हो रहा है चैनल. मैन्युफैक्चरर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, फिर होलसेलर देगा रिटेलर को, फिर रिटेलर देगा कस्टमर को. सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, राइट. ये बेसिकली ये इतना बड़ा चैनल यूज होता नहीं है, बट फिर भी ऑप्शंस है, ऑप्शंस अवेलेबल है कि यहाँ पे कंपनी अपने पहले एजेंट को पकड़ेगी. सो देयरफॉर आसनसोल शहर में उसका एक ही एजेंट है, और कंपनी का सारा माल आसनसोल एजेंट के पास जाता है. फिर आसनसोल का एजेंट क्या करता है, वो रिटेलर्स के साथ डील नहीं करता, वो क्या करता है, होलसेलर को दे देता है. आसनसोल में जितने होलसेलर्स है वो सारे होलसेलर्स को दे देते हैं. रिटेलर्स क्या होते हैं, वो जाते हैं होलसेलर के पास, और होलसेलर से जाके अपना सामान खरीद लेते हैं, और फिर वापस में वो लोग कंज्यूमर को बेचते हैं, राइट. सो ये लॉन्गेस्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि गुड्स को आप देख सकते हैं तीन कड़ी है बीच में. मैन्युफैक्चरर पहला तो एजेंट हो गया, फिर होलसेलर हो गया, फिर रिटेलर हो गया, उसके बाद कंज्यूमर. सो चैनल थोड़ा सा रास्ता, पाथ थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है. नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. टॉपिक इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो चाहिए. जब एक कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसका प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से कंजम्पशन पॉइंट तक, मतलब मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक गुड्स को कैसे पहुंचाया जाए, व्हाट शुड बी द चैनल, कौन सा चैनल हम चूज करें. डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, कि बीच में एक मीडिएटर रखे रिटेलर, कि एजेंट के थ्रू बेचे. सो ये सारे डिसीजन लेने के लिए देयर आर सर्टेन फैक्टर जो आपके ये डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा.
कंपनी कैसे डिसाइड करेगी, मैन्युफैक्चरर कैसे डिसाइड करेगा कि हम अपना प्रोडक्ट अपना ही दुकान से बेचें, हम अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली अपना वेबसाइट से बेचें, हम अपना प्रोडक्ट होलसेलर के थ्रू बेचें, हम अपना प्रोडक्ट रिटेलर के थ्रू बेचें, हम अपना प्रोडक्ट एजेंट के थ्रू बेचें? हाउ द कंपनी इज गोइंग टू टेक दिस डिसीजन? So therefore there are certain points to be kept, there are certain points to be thought upon before taking such decision. कुछ पॉइंट्स को आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसे आपको कंसिडरेशन में लेते हुए ये डिसीजन लेना है. सो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो आपके इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, राइट? आपके इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा. क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो अभी हम लोग इसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे, इसी पॉइंट में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, इसी पॉइंट में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग. ठीक है? कि जब ये कंपनी, ये मैन्युफैक्चरर डिसीजन लेती है तो वो क्या सोचकर डिसीजन लेती है, वो क्या सोचकर डिसीजन लेती है कि क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, किस रूट से उसके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उस पर चर्चा करते हैं. सबसे पहले प्रोडक्ट कंसिडरेशन. सो ये डिसीजन लेने का पहले आपको सबसे पहले जो सोचना है वो आपको अपना प्रोडक्ट देखना है, आपको अपना प्रोडक्ट के बारे में सोचना है. तो सबसे पहले यूनिट वैल्यू. जो प्रोडक्ट्स का यूनिट वैल्यू, मतलब पर यूनिट की वैल्यू, उसकी प्राइस बेसिकली हम बात कर रहे हैं. जैसे डायमंड, गोल्ड, लग्जरी गुड्स जैसे वॉचेस, लग्जरी वॉचेस, कार्स, जिसकी एक यूनिट वैल्यू बहुत ज्यादा है, करोड़ों रुपया की, लाखों की है. ऐसे गुड्स को लिए जितना छोटा चैनल रखे उतना अच्छा है. सो अगर मान लो BMW कल को मैन्युफैक्चर करेगी गाड़ी, फिर वो मैन्युफैक्चरर से एजेंट को देगी, फिर एजेंट से होलसेलर को देगी, होलसेलर से रिटेलर को देगी, रिटेलर से कंज्यूमर को देगी, तो वो BMW का गाड़ी का दाम कितना भागेगा. और 4 बार गाड़ी को उतारना होगा, 4 बार गाड़ी को चढ़ाना पड़ेगा. क्योंकि जब कंपनी में गुड्स बनेगी तो पहले तो गाड़ी वहां लोड होगा, फिर वहां से अनलोड होगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर वहां से लोड होगा होलसेलर के लिए, फिर अनलोड होगा रिटेल. समझ रहे हैं आप? हर पॉइंट में लोडिंग और अनलोडिंग है. तो इतना बार अगर हम गाड़ी को सिर्फ लोड और अनलोड करेंगे तो डैमेज तो वहीं हो जाएगा, खर्चे और बढ़ेंगे, कॉस्ट और बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए वो गुड्स का दाम और भाग जाएगा और प्राइस महंगा हो जाएगा. सो जितने भी लग्जरी गुड्स होते हैं, यूनिट वैल्यू जिसकी हाई होती है, उसके लिए जितना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल छोटा रहे उतना अच्छा है. इसलिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चर एक पॉइंट रखा जाता है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कंज्यूमर, या डायरेक्ट रिटेलर या डायरेक्ट कंज्यूमर. लंबा चैनल कभी नहीं रखा जाएगा. और जो गुड्स की वैल्यू स्मॉल और छोटी होती है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं, पेन, पेंसिल, रबर, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब जो हम लोग अपने एवरीडे घर में जो यूज करते हैं डेली, जिसकी यूनिट वैल्यू बहुत छोटी होती है, उनके लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप मिडिलमैन इन्वॉल्व कर सकते हैं. उसके लिए चलो ठीक है, आप होलसेलर रख लिए, होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर कंज्यूमर को देगा. सो यहां पे 1-2 हाथ में जा सकता है गुड्स, यहां पे 1-2 मिडिलमैन आप रख सकते हैं. लेकिन जिस गुड्स की वैल्यू हाई है उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल छोटा रखो. पेरिशेबिलिटी, जिस गुड्स को नुकसान होने का चांसेस ज्यादा होता है, जो पेरिशेबल है, जो जल्दी खराब हो जाएगा, से फॉर एग्जांपल अंडा, एग. अब मान लो अगर एक फार्म से निकल करके पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, फिर वहां से एजेंट के पास जाएगा, फिर वहां से होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर से कंज्यूमर के पास आएगा. सो बाय द टाइम कंज्यूमर के पास आएगा बच्चों, उस अंडा से मुर्गी निकल जाएगी, राइट? अंडे खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे अंडे. ये पेरिशेबल चीज है, ज्यादा दिन तक आप इसको रख नहीं सकते. सब्जियां, वेजिटेबल्स, राइट? अगर आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप ज्यादा लोग को इन्वॉल्व करेंगे, सो देयरफॉर बाय द टाइम वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाएगी.
सो जिनकी क्वालिटी डिटियोरेट हो सकती है या जो नष्ट हो सकते हैं या खराब हो सकते हैं जल्दी, इन सब के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितना छोटा हो उतना अच्छा, क्योंकि यहां पे कंपनी को यह देखना है, मैन्युफैक्चरर को, कि हमारा प्रोडक्ट जल्द से जल्द कंज्यूमर तक पहुंच जाए। बल्क एंड वेट, जिस गुड्स में आप डील कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट का क्या बहुत बड़ा बल्की है, क्या उसका वेट ज्यादा है? अगर गुड्स बहुत ही बल्की है, बहुत ही बड़ा है, उसका वेट ज्यादा है, तो बच्चे इसका हैंडलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल छोटा रखियो, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंच जाना चाहिए, या हद से हद एक मिडिल मैन, उससे ज्यादा नहीं। जो तो ऐसे गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करना, ट्रांसपोर्ट करना, हैंडल करना, इसका उसी में खर्चा निकल जाएगा, ज्यादा पैसा उसमें ज्यादा खर्च हो जाएंगे। सो जो गुड्स बल्की है और वेट है जिसका, ऐसे गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जितना छोटा हो उतना अच्छा है। स्टैंडर्डाइजेशन, कस्टम मेड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, राइट। जो गुड्स नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है या कस्टम मेड है, मतलब कस्टमर के अनुसार, लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस के अनुसार बनता है, राइट, कस्टम मेड है, तो उसके लिए, राइट, छोटा चैनल ऑफ गुड्स होना चाहिए, छोटा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपके लिखा हुआ है कस्टम मेड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट यूजुअली पास थ्रू द शॉर्ट चैनल्स ड्यू टू द नीड ऑफ द फॉर अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, for a direct contact between the producer and the consumer. Standardized and branded goods can be distributed through middleman, right? So say for example, ये कैमलिन का इंक, कैमलिन जब इंक बनाता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए, सबके लिए इंक एक ही बनाता है, एक ही जैसा बनाता है, एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाता है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। कैमलिन जब अपना इंक बना रहा है तो वो एक ही स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बना रहा है ऑल ओवर इंडिया के लिए। सो देयरफॉर इसको हम लोग मिडिलमैन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कैमलिन बोलता है कि हम अपने कस्टमर, आपके कस्टमर के जरूरत के हिसाब से इंक बनाएंगे, उसके टेस्ट और उसका इच्छा, उसका जैसा जरूरत है उसके हिसाब से इंक बनाएंगे, तो फिर कैमलिन को कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखना जरूरी है। सो जो गुड्स नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब जिसका एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है, राइट, ऐसा गुड्स को आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, मिडिलमैन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन मिडिलमैन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी एक स्टैंडर्ड नहीं, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वो चेंज कर रहा है एज पर द एरिया, एज पर द लोकेशन, जिसमें डायरेक्ट कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखने की जरूरत है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से, कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से गुड्स बनाया जा रहा है, तो उसमें कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखना जरूरी है मैन्युफैक्चरर का। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर गुड्स बना रहा है एक ही स्टैंडर्ड का और वो सबके लिए समान बना रहा है, तो उसका एक स्टैंडर्ड अगर है, तो देयरफॉर वो अपने गुड्स को डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, मिडिलमैन के थ्रू गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, प्रोडक्ट कंसिडरेशन का टेक्निकल नेचर में आ गए अब हम लोग। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निकल नेचर। सो बच्चों, जब आपका प्रोड्यूसर जब प्रोडक्ट बेचने के लिए कौन सा चैनल का वो पार्ट लेगा, रास्ता चूज करेगा, उसमें वो उसको ये चीज जरूर से डिसाइड करना है कि गुड्स की नेचर क्या है। सो व्हेन आई से नेचर, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल नेचर से। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ गुड्स के लिए इंस्टॉलेशंस की जरूरत पड़ते हैं, राइट, किने के लिए कुछ गुड्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस की जरूरत पड़ते हैं। सो देयरफॉर कुछ गुड्स के लिए आफ्टर सेल सर्विस की जरूरत पड़ती है, राइट। सो देयरफॉर बच्चों, आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए आपके शहर में जो होंडा टू व्हीलर का जो शोरूम है, आप वहां से होंडा का स्कूटर या बाइक खरीदते हैं। होंडा कंपनी टू व्हीलर को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। हम लोग जाकर के अपने डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमारे डीलर है, हमारे शहर के डीलर, हम लोग उनसे खरीदते हैं। सर्विसिंग कराने के लिए जब 1 महीना के बाद फ्री सर्विसिंग होती है, तो हम बच्चों
होंडा कंपनी में नहीं जा करके, मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जा करके हम उसी डीलर के पास जाते हैं, उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं जहां से हमने अपनी गाड़ी को, बाइक को खरीदी है, राइट। अब समझिए क्यों, तो ये टू व्हीलर बाइक एक ऐसा नेचर का प्रोडक्ट है जिसे सर्विसिंग चाहिए, राइट। सो देयरफॉर अगर होंडा सोचेगा कि मैं खुद से बनाऊं और खुद से बेचूं, तो सिर्फ बेचना नहीं है, उसको आफ्टर सेल सर्विस भी करना है। सो ये होंडा कंपनी के लिए एक ज्यादा हेडेक हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में होंडा कंपनी क्या करेगा कि बोलेगा मैं बना दे रहा हूं, मैं अपने हर शहर में एक डीलर रखूंगा और अपने डीलर के थ्रू मैं अपने बाइक को क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट्स को बेचूंगा। सो इसमें मिडिल मैन का जरूरत हमको पड़ गया। अगर जिस गुड्स में इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पे आप मिडिल मैन नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन जहां पे डेमोन्स्ट्रेशन, इंस्टॉलेशन की जरूरत है ना, कंपनी एसी टाटा वोल्टास, टाटा एक एसी बनाता है जिसका नाम है, ब्रांड का नाम है वोल्टास। सो वोल्टास टाटा सिर्फ क्या कर रहा है, वोल्टास एसी बना के बेच दे रहा है, टाटा सर्विसिंग के लिए नहीं आ रहा है। सर्विसिंग के लिए आपको वहां से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, उसका एक अलग सा सर्विसिंग एजेंट है, या तो वह डीलर जहां से आपने खरीदा वो आपको सर्विसिंग करवाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए टाटा कंपनी के लोग नहीं आकर के डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, जिस शोरूम से खरीद रहे हैं वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। सो देयरफॉर यहां पे हमें मिडिलमैन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो राइट, समझ में आ गया। ऐसा गुड्स जिसमें इंस्टॉलेशंस की जरूरत है, डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है, आफ्टर सेल सर्विसेज की जरूरत है, सो देयरफॉर वहां पे मिडिलमैन का जरूरत, मिडिलमैन को रखना जरूरी बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं मार्केट कंसिडरेशन। सो इन द मार्केट कंसिडरेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंज्यूमर मार्केट है कि इंडस्ट्रियल मार्केट है। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट बना रहे, कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के लिए है, अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए है कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल एक प्रिंटिंग प्रेस लेते हैं हम लोग, प्रिंटिंग मशीनरी, राइट। बच्चों प्रिंटिंग मशीनरी या प्रिंटिंग मशीन कहां पे यूज होते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस में यूज होते हैं, राइट। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रिंटिंग मशीनरी या प्रिंटिंग मशीन घरों में इस्तेमाल होता है क्या? क्या वो एंड यूज के लिए है? क्या वो कंज्यूमर के लिए है? नहीं, ये इंडस्ट्री यूज के लिए है। प्रिंटिंग प्रेस में यूज होता है, इस प्रिंटिंग मशीनरी से और फर्दर प्रोडक्शन होता है। सो अगर कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जो इंडस्ट्री में यूज आएगा, आप बड़े बड़े मशीनरीज बना रहे हैं, इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में यूज होते हैं, सो देयरफॉर अगर आपका गुड्स इंडस्ट्रियल नेचर का है, अगर कंपनी इंडस्ट्री के लिए गुड्स बना रही है, तो आपको डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखना जरूरी है। मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, मिडिलमैन रखना भी नहीं चाहिए। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को साथ डीलिंग होना चाहिए। बट अगर कंपनी ऐसा गुड्स बना रही है जो हमारे लिए, आपके और हमारे यूज के लिए, कंज्यूमर्स के लिए है, देन यू कैन कीप अ मिडिलमैन। ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट ये पॉइंट ये बोल रहा था। नंबर एंड लोकेशन ऑफ बायर्स। देखिए बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चूज करते वक्त आपको ये भी देखना है कि आपका प्रोडक्ट का मार्केट कितना बड़ा है, मतलब आपके प्रोडक्ट कहां कहां बिकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं और मेरा प्रोडक्ट आसनसोल में ही बनता है और आसनसोल के आसपास ही इसको बिक जाता है, इसके कस्टमर आसनसोल में और आसनसोल से सटे हुए एरिया से रिलेटेड है, ज्यादा दूर से इनके पास कंज्यूमर्स इन प्रोडक्ट के लिए नहीं आते हैं। सो इन दैट केस बच्चों एक बात बताइए, अगर मेरा लोकेशन ऑफ बायर्स रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया है, सो व्हाई डू आई नीड टू कीप एनी मिडिलमैन टू सेल माय प्रोडक्ट्स। हाँ, कल को अगर आसनसोल के जगह, आसनसोल के अलावा कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, इन सब शहरों में भी मेरा प्रोडक्ट का मार्केट अगर बढ़ने लगा, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोडक्ट आसनसोल के अलावा कलकत्ता में भी बिका जाए, दिल्ली में भी बिके, मुंबई में बिके, मद्रास में बिके, बैंगलोर में बिके, then in that sense my dear students, then you have to keep some middleman, because now your location is increasing, your buyers are increasing, your market is increasing. So in that situation you have to take an assistance
क्योंकि आपको चाहिए कोई कोलकाता में आपका माल बेचे, आपको चाहिए जो कोई मद्रास में या बॉम्बे में, दिल्ली में आपका माल बेचे. इन दैट सिचुएशन यू हैव टू कीप समबडी विथ यू. बट इफ आपका मार्केट छोटा है, आप एक ही शहर में ही आपका सामान बिक रहा है, ज्यादा बड़ा एरिया आपका नहीं है, सो देयरफॉर क्यों हम किसी मिडिलमैन को अप्रोच करेंगे, क्यों किसी मिडिलमैन को अपॉइंट करेंगे. ठीक है बच्चों. साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ये भी डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पे एक फैक्ट्री है, कम मैन्युफैक्चरर है और कंज्यूमर मान लीजिए ये बायर है, तो ये इसके पास आता है. अब ये डिपेंड करता है कि ये इसके पास मैन्युफैक्चरर के पास कितने बार आता है. दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर. मतलब वो हाउ फ्रीक्वेंटली ही इज कमिंग. नाउ इफ सपोज ही इज कमिंग फ्रीक्वेंटली, वेरी ऑफन, हर 4 दिन में, हर 5 दिन में आ रहा है और स्मॉल लॉट्स में माल लेकर के जा रहा है, तो ये मैन्युफैक्चरर के लिए एक हेडेक हो जाएगा. बोलेगा हम सामान बनाए कि तुमको माल बेचे हम लोगों को. तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा भाई तू एक काम कर, मैंने अपना एक एजेंट रख दिया है, मैन्युफैक्चरर अपना सारा सामान अपने एजेंट को दे देगा या एक मिडिलमैन को दे देगा, होलसेलर, रिटेलर, कोई भी बोल लो, और फिर ये कंज्यूमर क्या करेगा, होलसेलर से या उस एजेंट से खरीदेगा. ना ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ये कंज्यूमर बार बार इसका फ्रीक्वेंसी जाने का ज्यादा था और ये स्मॉल लॉट्स में, स्मॉल साइजेस में माल खरीद रहा था. 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, बल्क में नहीं खरीद रहा है, स्मॉल क्वांटिटी में ये माल खरीद रहा है और इसकी जाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. सो इन दैट सिचुएशन दिस विल बिकम अ हेडेक फॉर द मैन्युफैक्चरर कि उसको बार बार उसको स्मॉल. तू बोलेगा भाई तू बार बार मेरे पास आ जाता है, तू ऐसा क्यों नहीं करता है, तू एक ही बार में 1 महीना का माल लेके चला जा. होता है कि नहीं, सुने है कि नहीं हम लोग कभी ऐसा कि बार बार आने के लिए अगर आपको मम्मी बोलेगी कि बेटा जाओ आज चीनी लेकर आओ, कल फिर बोलेगी जा बेटा चीनी लेकर आ, परसों फिर बोलेगी जा बेटा चीनी लेकर आ, तो 3 दिन बाद आप खुद बोलोगे मम्मी आप एक ही बार में 15 दिन का चीनी क्यों नहीं मंगा लेते हो, बार बार मेरे को भेजते हो, तंग करते हो. गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है. उसी तरह बेटा मैन्युफैक्चरर के लिए भी है. तो मैन्युफैक्चरर भी यही चाहता है कि मैं बल्क में बना रहा हूं, मेरे से कोई खरीदे तो बल्क में खरीदे, बार बार ना आए, बल्क में लेके चले जाए मेरे से, मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा. सो देयरफॉर बच्चों इन दैट सिचुएशन राइट, अगर फ्रीक्वेंसी बल्क में फ्रीक्वेंसी कम है, ऑर्डर आपका बड़ा ऑर्डर आ रहा है, तो ठीक है भैया हम डायरेक्ट बेच सकते हैं कंज्यूमर को. लेकिन फ्रीक्वेंसी छोटा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, साइज छोटा है, ऑर्डर कम है, राइट, तो फिर हम एक मिडिलमैन को अपॉइंट कर देंगे. नेक्स्ट है बच्चों बाइंग हैबिट्स. ये भी देखना है कि कंज्यूमर का बाइंग हैबिट्स हमें देखना है, राइट. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द बाइंग हैबिट्स, why people are buying these goods, is that good, are they buying it, are they comfortable in buying from the shopping mall, big shopping malls, the air conditioned shopping malls, or they are willing to go to the market and the local market, वहां से खरीदना है. क्यों खरीदना चाह रहे हैं हम ये प्रोडक्ट, अपना सोशल एस्टीम के लिए, प्रेस्टीज के लिए खरीदना चाह रहे हैं, किस लिए हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं. मेरा हैबिट देखिए होता है ना कि आदमी, आपको समझना पड़ेगा कि एक आदमी का आदत होता है खरीदने. हमको पता है कि अगर मेरे को चीनी खरीदना है तो मैं नहीं जाऊंगा चीनी का मिल, शुगर मिल नहीं जाऊंगा, मैं अपने किनारा दुकान जाऊंगा जो मेरे पाड़ा मोहल्ला में है, राइट. अगर मेरे को अपने घर के डे टू डे यूजेस का सामान खरीदना है तो मैं अपने रिटेल शॉप से, जो हमारे लोकेलिटी में या मार्केट में जो रिटेलर्स है वहां से खरीदते हैं. हम नहीं जाते होलसेलर के पास, हम नहीं जाते मैन्युफैक्चरर के पास, ये हमारा आदत है. सो देयरफॉर जो कंज्यूमर गुड्स है, राइट, जो एंड कंज्यूमर के घरों में यूज होता है, ऐसे प्रोडक्ट के लिए, राइट, आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मिडिलमैन इन्वॉल्व कर सकते हैं. फिर आपको देखना पड़ेगा कि इंसान कहां पे जाके अपना वो प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है. तो आपको भी फिर, कंपनी को भी फिर उसी तरह से अपना प्रोडक्ट को क्या करना है, चैनलाइज करना है और उसी रूट के थ्रू उसको पास ऑन कराना है. ठीक है. कंपनी कंसिडरेशंस में आ जाते हैं. कंपनी के कंसिडरेशन में सबसे पहले आता है मार्केट स्टैंडिंग. बच्चा मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, यहां पे हम लोग मार्केट स्टैंडिंग का बात करते हैं. कंपनी का मार्केट स्टैंडिंग, कंपनी का मार्केट में पोजीशन क्या है, कंपनी जो प्रोडक्ट्स बना रही है उसका मार्केट में पोजीशन क्या है, उसका स्टैंडिंग क्या है, कंपनी का मार्केट में शेयर कितना है, मतलब कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, उसका गुडविल, उसका रेपुटेशन, हाउ
What kind of reputation a company is enjoying in the market? If a company is enjoying a good reputation in the market, if a company has a very good standing, उसका अच्छा position है market में, so the company with a manufacturer will never require any kind of middleman to sell its products. हमको किसी का जरूरत ही नहीं होगा मेरा प्रोडक्ट को बेचने के लिए, क्योंकि मेरा मार्केट में स्टैंडिंग, मेरा नाम से, मेरा प्रोडक्ट के नाम से, मेरा ब्रांड वैल्यू से मेरा प्रोडक्ट बिकेगा. सो हमको किसी की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन वही अगर मैं नया मैन्युफैक्चरर हूं, अभी मैं जस्ट बडिंग एंटरप्रेन्योर हूं, मैं अभी प्रोडक्ट बनाना शुरू किया हूं, अभी मेरा रेपुटेशन उस हिसाब से गुडविल बना नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन मेरे को क्या करना है? मेरे को मिडिलमैन का सहारा लेना पड़ेगा. मेरे को मिडिलमैन का सहारा लेना पड़ेगा जो मेरे को मेरा सामान बेचने में मेरे को मदद करेगा. सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय द मार्केट स्टैंडिंग. फाइनेंशियल सर्विसेज, आपको यह भी देखना है कि आपके जो जैसे कंपनी, बच्चों आपको चीज समझना है, जब मैन्युफैक्चर गुड्स बनाती है तो उसका खर्चा एक अलग होता है, और फिर गुड्स को बेचने का जो खर्चा होता है बच्चों वो अलग होता है. अगर कंपनी के पास इतना पैसा है, आज बाटा के पास पैसा था तो बाटा ने बोला मैं खुद बनाऊंगा और खुद बेचूंगा. अगर एक कंपनी के पास इतना पैसा है, वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग है कि वो अपना प्रोडक्ट को अपने बनाए गए हुए रिटेल आउटलेट से बेच सके, अपना शोरूम खोलने की उसमें कैपेसिटी औकात है, तो ठीक है ना भाई, तेरे को तब कंपनी को कोई मिडिलमैन की जरूरत नहीं है. तब कंपनी को मिडिलमैन की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों. कंपनी खुद बनाएगी, खुद बेचेगी. लेकिन अगर कंपनी फाइनेंशियली वीक कंपनी है, उसके पास उस हिसाब से पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा? तब ऑब्वियसली बच्चों वो क्या करेगा? वो मिडिलमैन को हायर करेगा, वो मिडिलमैन को अपॉइंट करेगा, वो होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा, बोलेगा मेरा माल बेचिए. ठीक है? मैनेजमेंट, अब ये भी डिपेंड करता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है. आज फॉर एग्जांपल जॉर्ज एकेडमी, आज जॉर्ज एकेडमी का एक ही ब्रांच है और वो है आसनसोल में, करेक्ट? तो आज आसनसोल में है तो मैं इसको संभाल रहा हूं. कल को अगर मान लीजिए मैं जॉर्ज एकेडमी का कोलकाता में एक ब्रांच चाहता हूं, राइट? फिर मैं रांची में एक ब्रांच चाहता हूं, फिर मैं एक मुंबई में एक ब्रांच चाहता हूं, मैं दिल्ली में ब्रांच चाहता हूं, और इस तरह से आई वांट टू एक्सपैंड. ना यू टेल मी, एक्सपैंड करना, नया सेंटर खोलना ओके आसान है, लेकिन उसको मैनेज करना उतना आसान नहीं है. तो मेरे को देखना पड़ेगा जॉर्ज एकेडमी में क्या इतना मैनेजरियल एफिशिएंसी है, मेरे पास इतने बंदे हैं, मेरे पास इतने टैलेंटेड या वेल नॉलेजेबल स्टाफ है जो मेरे इतने सारे सेंटर को संभाल पाए. अगर नहीं संभाल पाएगा तो मेरे को फिर कोलकाता में एक फ्रेंचाइजी ढूंढना पड़ेगा कि जो मेरा कोलकाता में जॉर्ज एकेडमी का फ्रेंचाइजी लेके वो सेंटर खोले. मैं दूर से कंट्रोल करूंगा, वो धंधा चलाएगा मेरे बिहाफ में. लेकिन अगर मेरा में वो पावर है, कंपनी में पावर है कि कंपनी अपना सेंटर खोल के अपने बंदे को रख सकते हैं, मैं स्टाफ रिक्रूट करूंगा खुद का, और खुद का मेरा स्टाफ वहां पे काम करेगा. इट विल बी कंपनी ओन्ड एंड कंपनी रन सेंटर्स, देन इट्स ओके. तब हमको कोई मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, कोई मिडिलमैन की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा में मैनेजमेंट करने का वो कैपेसिटी है. लेकिन अगर मेरा में मैनेजरियल वो एफिशिएंसी उस तरह से नहीं है तो फिर हमको तो मिडिलमैन चाहिए. वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, आपका वॉल्यूम क्या है प्रोडक्शन करने का, आप किस स्केल में प्रोडक्शन करते हैं बच्चों. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ योर प्रोडक्शन. अगर आप बल्क में प्रोडक्शन करते हो, राइट, अगर आप बल्क में प्रोडक्शन करते हो, लॉट, आप मतलब आप बड़े स्केल में प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप बेचना भी चाहोगे बड़े स्केल में, तो उसमें आप मिडिलमैन को, आप होलसेलर एजेंट जो बल्क में आपको आपका प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, देन यू विल वॉन्ट माइंड सेलिंग इट योरसेल्फ. You won't mind selling it yourself, you will send directly to the customers. So again, the volume, what is the quantity of the goods that you producing, the scale of production, and next is desire for control. अगर एक कंपनी चाहती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कंपनी का कंट्रोल रहे, कंपनी का कंट्रोल रहे, मैन्युफैक्चरर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पर. अगर आज मैं
5 शहरों में अपना सेंटर खोलता हूं और उन सारे के सारे सेंटर में मैं अपना 100% कंट्रोल रखना चाहता हूं, देन आई विल नॉट गिव फ्रेंचाइजी टू एनीबॉडी। तब जॉर्ज एकेडमी का जो जितने भी सेंटर्स खोलेंगे उसमें पूरा का पूरा मेरा कंट्रोल रहेगा। हम देखना चाहेंगे, मतलब मैं अपने अंडर में स्टाफ रखूंगा। बट अगर मैं उन 5 सेंटर में अपना कंट्रोल रखने की इच्छा नहीं हो तो मैं वहां पे किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता हूं, वो चलाए जॉर्ज एकेडमी, मेरा नाम यूज करे, उसमें से मैं उससे थोड़ा सा रॉयल्टी पैसा ले लूंगा। ऑन दिस मॉडल वी कैन वर्क। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंपनीज कंसिडरेशन। कंपनी का मोटिव क्या है, क्या कंपनी कंट्रोल करना चाहता है, कंपनी प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उसको भी कंट्रोल करना चाहता है कि किस तरह से मेरा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचने तक वो पूरा पाथ को वो कंट्रोल करना चाहता है, तो फिर भैया खुद से बेचो। और अगर कंट्रोल करने की इच्छा नहीं है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप कंट्रोल करना नहीं चाहते हैं, यू आर फ्लेक्सिबल विद इट, देन ओके यू कैन अपॉइंट मिडिलमैन। नेक्स्ट वी कम टू द मिडिलमैन कंसिडरेशंस। सबसे पहले बच्चों हमको यह देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी, क्या मिडिलमैन अवेलेबल है, क्या कोई है जो आपके प्रोडक्ट को बेचने चाहता है, क्या लोग तैयार हैं, क्या ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर्स तैयार है आपके प्रोडक्ट को, आपके फर्म के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आप बना तो सकते हैं लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपके माल को बेचने के लिए कोई तैयार हो। सो आपको अवेलेबिलिटी भी देखना पड़ेगा कि मिडिलमैन अवेलेबल हो रहा है। अगर कोई आपका माल तैयार हो, कोई आपका माल को बेचने के लिए, आपके प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार हो ही नहीं रहा है, तो फिर आपको खुद ना बेचना पड़ेगा, देन यू हैव टू सेल इट बाय योरसेल्फ। लेकिन अगर लोग तैयार हो जाते, यू गेट सम एजेंट और होलसेलर और ट्रेडर्स और एनी डीलर्स जो ठीक है बोलता ठीक है हम आपका माल अपना काउंटर से बेचेंगे, अपना दुकान से आपका माल बेचेंगे, देन ओके यू कैन अपॉइंट अ मिडिलमैन। सो अवेलेबिलिटी यू हैव टू सी, देन यू हैव टू सी द एटीट्यूड्स। अब आपका कंपनी, आपकी अपनी पॉलिसीज, अपनी अपनी नीति है और आप चाहेंगे कि आपका आपका डीलर, आपका होलसेलर, आपका एजेंट आपके पॉलिसीज को अपनाए, कंपनी के नीति को फॉलो करे, नीति को फॉलो करे, पॉलिसी मतलब नीति। सो देयरफॉर ये देखना पड़ेगा कि उन ट्रेडर का, उन एजेंट का वो एटीट्यूड है, कैसा एटीट्यूड है। कभी कभी वो लोग कंपनी की पॉलिसीज को, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने से इनकार कर देते, बोलते नहीं मैं अपना राजा हूं, मैं आपको प्रोडक्ट देना है दीजिए, हम बेच देंगे, लेकिन आप बोलेगा कि आपके तौर तरीके से चलने के लिए, आपके कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से चलने के लिए, वो मेरे से नहीं होने वाला है, वो मेरे से नहीं होने वाला है। क्लियर, समझ में आ रहा है। सो एटीट्यूड ये भी देखना पड़ेगा कि आपका मिडिलमैन का एटीट्यूड। फिर सर्विसेज, आपने मिडिलमैन अपॉइंट कर लिया, आपको ये देखना है कि आपको उस मिडिलमैन से क्या फायदा। एक फायदा होता है कि आपको प्रोडक्ट बेचेगा, उसके अलावा क्या वो आपको स्टोरेज फैसिलिटी दे रहा है। मतलब अगर आपने जिस मिडिलमैन को अप्रोच किया, अपॉइंट किया, उसका अपना एक बच्चों गोडाउन है और वो आपसे माल लेकर के अपने गोडाउन में स्टोर करता है, ये कर सकता है, तो आपका कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक खत्म हो जाता है। कंपनी को स्टोरेज करने से, प्रॉब्लम से, वो समस्या से दूर हो गया। तब कंपनी क्या करेगी, वो पूरा कंसंट्रेशन डालेगी प्रोडक्शन में, वो माल बनाएगी और माल बना के डायरेक्टली दे देगी मिडिलमैन को और वो मिडिलमैन अपना गोडाउन में माल को स्टोर करेगा। क्या वो मिडिलमैन का अपना व्हीकल से, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से, जिससे वो माल को डिस्ट्रीब्यूट करा सकता है, प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है। क्या वो मिडिलमैन गुड्स खरीदने के पहले एडवांस में पैसा देगा? अगर एडवांस में पैसा देगा तो कंपनी के लिए अच्छा है ना, कंपनी को एडवांस में पैसा मिल रही है। सो ये सब चीज भी देखना है। सेल्स पोटेंशियल, जिसको हम अपना माल दे रहे हैं बेचने के लिए, जिसको हम अपना गुड्स दे रहे हैं बेचने के लिए, वो बेच सकता है कि नहीं, उसके अंदर में वो काबिलियत है, उसके अंदर में वो टैलेंट है, पोटेंशियलिटी है कि वो बेच सकता भी है कि नहीं। अगर वो बेचने की इच्छा ही नहीं, वो आप उसको प्रोडक्ट दे दिए, वो रखा हुआ उसके दुकान में शोकेस में सजा करके रखा हुआ, मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। I have to see whether that middleman is taking an initiative to sell my products. So that banda should has that quality to sell my products. उसका में एबिलिटी होना चाहिए सेल्स करने के लिए। अगर एबिलिटी नहीं है तो क्या बेचेगा? कॉस्ट फ्री का तो मैं आपको मिलेगा नहीं। मिडिलमैन तो आपसे कमीशन चार्ज करेगा और इसमें मिडिलमैन लोगों का अपना एक एटीट्यूड होता है कि हमको इतना % कमीशन चाहिए। सो आप देख रहे हैं कि जब आपको अगर मिडिलमैन को ज्यादा कमीशन देना पड़ेगा तो आपके लिए प्रॉफिट कम हो जाएगी,
या कंज्यूमर को अल्टीमेटली प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा? सो देयरफॉर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा चैनल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं जिससे सस्ता से सस्ता में ये मेरा काम नहीं पड़ जाए। गुड्स अल्टीमेटली जब कंज्यूमर तक पहुंचे तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मेरा कम होना चाहिए। कौन सा चैनल मैं चूज करूं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल और बेनिफिशियल हो? दैट you have to think about the cost and the legal constraints। मतलब what is the government's rules and regulation? What is the government rules? गवर्नमेंट का रूल या लॉ। फॉर एग्जाम्पल हमारा देश में अगर आपको दवाई बेचनी है तो आपको मेडिकल शॉप, जो लाइसेंस मेडिकल शॉप होते हैं, लाइसेंस मेडिकल शॉप्स, वहां से बिकेगा। आपको बिग बाजार में दवाइयां नहीं मिलेगी, आपको स्पेंसर्स में दवाइयां नहीं मिलेगी, बिकॉज उनके पास दवाई बेचने की लाइसेंस नहीं है, देयर नॉट अ मेडिकल स्टोर। दवाई बनाना एक अलग बात है, दवाई बनाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। सो जो ड्रग्स कंपनी जो मेडिसिन बनाती है, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, वो लोग मेडिसिन तो बना तो देती है, लेकिन क्या वो अपने मेडिसिन को किसी भी दुकानदार को देके बेचवा देगी? किसी को भी देके बिकवा देगी? कहीं पर भी वो लोग बेच देगा? नहीं। ये कंपनीज को अपना प्रोडक्ट सिर्फ लाइसेंस मेडिकल शॉप के थ्रू ही वो लोग बिकवा सकते हैं, थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। बिकॉज ये हमारा भारत सरकार का कानून है कि जो भी दवाई बिक्री होगा, जो भी दवाई उपलब्ध की जाएगी लोगों को, वो मेडिकल शॉप के द्वारा ही, मेडिकल स्टोर के द्वारा ही दिया जाएगा। मेडिकल स्टोर के अलावा, द लाइसेंस मेडिकल स्टोर के अलावा और किसी को भी दवाई बेचने की इजाजत नहीं होती है, मेडिसिन बेचने की इजाजत नहीं होती है। So therefore, all these pharmaceuticals companies, those are manufacturing medicines, they always distribute their goods, their medicines through whom? Through this licensed medical stores. And the last P, promotion. It's a very important thing. You have produced a product. आपने प्रोडक्ट बना लिया है, आपने उसका प्राइसिंग भी कर लिया और अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी तय कर लिया। लेकिन मेरे बच्चों, my dear students, you tell me, how the consumers will come to know about the product that you are manufacturing? You have to announce it, right? You have to make your consumers aware. You need to pass on this information. They are not going to get a dream that you are manufacturing a product. Say suppose अगर कल को जॉर्ज एकेडमी में मैं एक नया सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि जॉर्ज एकेडमी में एक नया सब्जेक्ट पढ़ाना, ट्यूशन ऑफर शुरू हो चुका है? I have to inform the students. स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, एड्स के थ्रू। आई हैव टू प्रमोट, राइट? आगे बढ़ाना है हमको, अपना प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को आगे लेकर के जाना है, राइट? कहां पे? कंज्यूमर्स के पास। अगर कंज्यूमर को मैं नहीं बताऊंगा, अगर प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स को, जो से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू टेक ट्यूशंस, इफ दे डू नॉट नो दैट जॉर्ज एकेडमी प्रोवाइड्स ट्यूशन क्लासेस, हाउ विल दे कम टू अस? So George Academy has to promote. George Academy has to promote itself that look, we are the tuitions, we are the coaching center of Asansol. We provide tuitions in this subjects. So if I am not going to promote my product, if I am not going to promote my services, how will be the awareness made? And मेरा product फिर बिकेगा कैसे? Demand कैसे होगा मेरा product का? So आप देखिए यहाँ पे, a product promotion means disseminating the information. Information को फैलाना about the product, brand or a company to the prospective buyers. जो लोग इच्छा रखते हैं प्रोडक्ट खरीदने में, जिसके पास एबिलिटी है प्रोडक्ट खरीदने की, डिजायर है और वो तैयार भी है, ऐसे लोगों तक अपने प्रोडक्ट के, अपने सर्विसेज को प्रमोट करवाना। जो बच्चे कॉमर्स लिए हैं स्कूल में, जो कॉमर्स ट्यूशन पढ़ने की एबिलिटी, जो कॉमर्स ट्यूशन पढ़ने की इच्छा रखते हैं और जो कॉमर्स ट्यूशन पढ़ने के लिए फीस भी अफोर्ड कर सकते हैं, उन बच्चों तक जॉर्ज एकेडमी का नाम पहुंचना चाहिए, उन बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए कि जॉर्ज एकेडमी में क्लासेस कॉमर्स की दी जाती है। And that is what I mean promotion. There are many different ways of promoting your brand. Advertising is one of the ways of promotion. बहुत तरीका से आप अपने अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। So therefore these are the 4 P's. आपको प्रोडक्ट बनाना है, प्राइसिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन प्रोडक्ट का प्रमोशन। अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं होगी, आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, राइट? सो विद दिस वी हैव एंड the chapter number 2 of your class 10 syllabus. I hope कि ये सेशन आपको समझ में आया हो. If you have any doubt, feel free to get in touch with me or with my team, right? We'll meet you all in the next, I'll meet you all in the next session, of the new chapter, 3rd chapter we are coming up, right? So till then, take care and bye bye.